हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, आज आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसे कि मैंने जान के छोड़ा हुआ था पिछले लेक्चर्स में, ताकि आपको आराम से चीज़ें समझ में आए। और मैंने कहा भी था कि पिछला लेक्चर को आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके आइएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी ने उसे अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया होगा और अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा एक बार अपने तरफ से। तो आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और अगला जो लेक्चर आएगा हमारा, वो एक नया चैप्टर शुरू हो चुका होगा, जिसका कि नाम है पदार्थों का पृथक्करण, जो कि चैप्टर नंबर 6 है आपका। आने वाले लेक्चर्स में हम उस चैप्टर की बात कर रहे होंगे, और अगर आपके पास किताब है तो आप अपने से एक बार उस चैप्टर को देख के रखिएगा। मिश्रण का जो टॉपिक है आपका, आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ के रखिएगा। तो मैं कुछ बातें आपको याद दिला देता हूं। सबसे पहले पिछली क्लासेस की जो हम लोगों ने पढ़ी थी, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा के चालन की क्षमता और फिर विद्युत के चालन की क्षमता, यानी कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आम भाषा में बिजली भी कहते हैं। और वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने देता है, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे कि तांबा एक चालक के रूप में कार्य करता है, लोहा भी चालक के रूप में कार्य करता है, एल्यूमिनियम भी चालक के रूप में कार्य करता है। तांबा का जो होता है वो तार भी बनाया जाता है। और वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उसे कुचालक कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी की मैं बात करूं तो लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता, प्लास्टिक में प्रवाह नहीं हो सकता, रबड़ में प्रवाह नहीं हो सकता, और कपड़ा में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। आज हम लोग बात करेंगे चुंबक के प्रभाव के बारे में। और अगर जल के बारे में हम लोग बात करें तो जल अगर आपका बहुत ही शुद्ध है तो वो एक विद्युत रोधी यानी कि कुचालक की तरह कार्य करेगा। कुछ देर वेट कीजिए, जस्ट वेट। तो मैंने आपसे कहा था कि जल अगर आपका बहुत ही शुद्ध है तो वो विद्युत रोधी की तरह कार्य करेगा, यानी कि कुचालक की तरह। लेकिन अगर उसमें जरा सी भी अशुद्धि आ जाती है तो फिर वो क्या करेगा? चालक के जैसा बिहेव करने लगेगा। वायु भी आपका जो है वो विद्युत रोधी है, लेकिन अगर उसमें नमी आ जाती है तो वो सुचालक की तरह कार्य कर सकता है। चुंबक के प्रभाव, चुंबक के प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो इसके आधार पर हम लोग वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक पहला चुंबकीय पदार्थ और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित कर सकते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी क्या हैं? ये सभी चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। लेकिन वो पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी को चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता, प्लास्टिक को चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता, तांबा को चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता, एल्युमिनियम, कांच, ये सभी तमाम वस्तुएं जो हैं ये चुंबक आकर्षित इन्हें नहीं कर सकता है। चुंबक के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण अगर हम लोग करें तो इस आधार पर दो वर्गों में पदार्थों को हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो हो गया वो चुंबकीय पदार्थ हो गया, और दूसरा जो हो गया वो अचुंबकीय पदार्थ हो गया। तो यहाँ तक आप लोग मेरे साथ साथ सारी चीज़ों को नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे। यानी कि चुंबक के आधार पर यहाँ पे मैं लिखूँ तो चुंबक के आधार पर अगर मैं वर्गीकरण करूं, पर पदार्थों का वर्गीकरण करूं, पदार्थों का वर्गीकरण करूं तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ यानी कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करते हैं। वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित
करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट आदि। ठीक। और दूसरा जो आता है आपका वो आता है अचुंबकीय पदार्थ। दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करते हैं, वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं कर सकते हैं, वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया आपका, रबड़ हो गया आपका, कपड़ा हो गया आपका। ठीक। रबड़, प्लास्टिक, कपड़ा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे आदि। तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं कर सकते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ तक लिख दिया है, बाकी पेपर में आपका आता है तो इसी से आपको डेफिनेशन बना के लिखने हैं कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं कर सकते और चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित कर सकते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपको अपने से बना के लिखना है। तो यहाँ तक आप मेरे साथ नोट कीजिए। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं, फिर हम लोग वर्गीकरण के लाभ पढ़ेंगे जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। देखिए, अगर आपका हो गया है तो आप हेडिंग लगाइए वर्गीकरण के लाभ। मैं अब आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दी हैं कि वर्गीकरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वर्गीकरण क्यों जरूरी है, वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। वर्गीकरण हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब वर्गीकरण हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ों का, तो उससे क्या होता है, हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं और उस चीज़ों को ढूंढने में या फिर याद रखने में हमें कहीं ना कहीं सहायता मिलती है। अगर चीज़ों को हमें ढूंढना होता है तो उससे क्या होता है कि समय की बचत होती है, यानी और श्रम भी कम लगता है, यानी कि कम मेहनत कम समय में ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो आप अपने घर में देखते हैं, मैं आपके घर से एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपने घर में देखते हैं कि खाना पकाने वाले जो भी सामान है, जो भी आपका चूल्हा है, जो भी मसाले रखने वाले बर्तन हैं, जो भी सामान है आपके घर में खाना पकाने वाले, वो कहाँ पे रखे जाते हैं, ये आप कमेंट में बताइएगा। कहाँ पे रखे जाते हैं वो सामान? आपके रसोई घर में रखे जाते हैं। आप जो भी किताबें कॉपी जो भी चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने वाली जो भी वस्तुएं हैं, कलम कॉपी किताब, आप उनको किस रूम में रखते हैं? आप उनको अपने अध्ययन रूम में रखते होंगे। आप जिस पे सोते हैं, जो बेड है आपका, पलंग है आपका, आप उसको किस रूम में रखते हैं?
आप उसको अपने शयन कक्ष में रखते होंगे। भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति खाना बनाने वाली वस्तुओं को अपने शयन कक्ष में रखे और बेडरूम को अपने रसोई घर में रखे। कोई भी गेस्ट आएगा तो बोलेगा नहीं, हमारे यहाँ तो जो हमारा बेड है वो हमारे किचन में पड़ा हुआ है और हमारा जो किचन का सामान है वो हमारे बेडरूम में पड़ा हुआ है। खाना आपको जाके बेडरूम में बनाना है और सोने के लिए आपको किचन में जाना है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। पढ़ने के लिए आपको बरामदे पे पढ़ना है और अगर आपको खेलना है तो हमारे स्टडी रूम में चले जाइए, वहाँ पे आपको फुटबॉल वगैरह मिल जाएंगे, आप आराम से खेलिएगा और पढ़ने के लिए आप बरामदे पे चले जाइए। ऐसा तो कोई नहीं करेगा। इसीलिए चीज़ों को हम लोग वर्गीकरण क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे हमें सुविधा मिल रही है। जैसे कि मैं बात करूँ लाइब्रेरी में, मैं बात करूँ किताबों को जो भी रखा जाता है वो उनके उपनाम पे रखा जाता है, जैसे दास, बनर्जी, पहल, चटर्जी इत्यादि। तो चटर्जी नाम के जितने भी राइटर हैं उनका किताब आपको चटर्जी वाले सेक्शन में मिलेगा। दास नाम के जितने भी राइटर हैं उनका किताब आपको दास नाम के सेक्शन में मिलेगा। अगर किताबों को कहीं भी उठा के रख दिया जाता तो खोजने में पूरा लाइब्रेरी हम लोग छान मारते, तब जाके कहीं वो किताब हमें मिलती। लेकिन इन चीज़ों को करने से हमारा क्या हुआ, काम आसान हो गया और वर्गीकरण के लाभ हमें इसलिए देखने को भी मिलते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो वर्गीकरण के बहुत सारे लाभ हैं कि वर्गीकरण से हमें अपने कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से करने में सहायता मिलती है। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो भी अपने सामान को अपनी सुविधा के अनुसार रखता है। उसे पता रहता है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, तभी तो आप जब दुकान में सामान लेने जाते हो वो आपको सामान देता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्गीकरण से हमें कार्यों को करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है और इससे समय और श्रम की भी बचत होती है। जब हम लोग वर्गीकरण कर देते हैं तो किसी भी चीज़ को ढूंढने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगाना होता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती। अगर मैं आपसे बोल दूं कि कोई भी राइटर का नाम, मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक बुक लेके आइए लाइब्रेरी से, अगर वो आपको वो किताब जहाँ मन तहाँ पड़ा हुआ है, जैसे मन तैसे फेंका हुआ है, तो आप कितने देर में लेके आओगे। लेकिन वही किताब अगर उपनाम से आपको मिल जाता है किसी सेक्शन में तो आप वो चीज़ 5 मिनट में लेके चले आओगे। तो इससे क्या होती है कि श्रम और समय दोनों की बचत होती है। इससे वस्तुओं को जानने और उसके अध्ययन में हमें क्या होता है, मदद मिलती है। अगर किसी वर्ग के एक वस्तु की जानकारी हमें हो जाती है, कोई एक वस्तु है, अगर उसके अगर एक वर्ग है उसके एक वस्तु के बारे में हमें जानकारी हो जाती है तो हम उस वर्ग के अन्य वस्तुओं की जानकारी भी धीरे धीरे करके क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बस यही 4 पॉइंट हमें लिखने हैं जो कि हमारे वर्गीकरण के अंदर आते हैं। पहला पॉइंट, वर्गीकरण से हमें अपने कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट कि इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तीसरा पॉइंट कि इससे वस्तुओं को जानने और उनके अध्ययन में मदद मिलती है। चौथा पॉइंट कि वर्ग के किसी एक वस्तु के बारे में जान जाने से हमें उस वर्ग के सभी वस्तुओं के बारे में जानने में सुविधा होती है। यानी कि एक वर्ग के बारे में जान गए फिर उस वर्ग के बारे में जानने में सुविधा होती है। जैसे कि अभी आप लोग पढ़िएगा 11th 12th में जाइएगा तो अगर बायोलॉजी जो भी लेते हैं वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो ये सभी चीज़ों में वहाँ प्लांट किंगडम 5 कैटेगरी में क्या किए हैं, क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक। और एनिमल किंगडम 11 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आप जब वहाँ जाके पढ़िएगा उसे तो उसमें भी पढ़िएगा कि कुछ ऐसे, कुछ देर वेट कीजिए आप लोग। तो मैं आपसे यही बता रहा था कि आपको हायर क्लासेस में चल के इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। 2 बार लाइटें कट गई थी इसलिए थोड़ा सा आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, अब आ चुकी है। तो अब हम लोग इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो हेडिंग आप लोग लगाइए वर्गीकरण के लाभ।
वर्गीकरण के लाभ। पहला पॉइंट लिखिए, वर्गीकरण से हमें अपने कार्यों को वर्गीकरण से हमें अपने कार्यों को सुव्यवस्थित वर्गीकरण से हमें अपने कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से करने में सहायता मिलती है। दूसरा, इससे समय और श्रम की बचत होती है। किससे? वर्गीकरण से। इससे समय व श्रम की बचत होती है। ठीक। तीसरा पॉइंट जो है, इससे वस्तुओं को जानने और उनके अध्ययन में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है? इससे वस्तुओं को जानने में और उसके अध्ययन में सहायता मिलती है। और चौथा पॉइंट कि किसी एक वर्ग के वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होने पर यानी कि एक वर्ग है, उसके किसी एक वस्तु की जानकारी अगर हमें प्राप्त हो जाती है कि किसी वर्ग की एक वस्तु की जानकारी प्राप्त होने पर उसी वर्ग की अन्य वस्तुओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अन्य वस्तुओं को जानने में सुविधा होती है। यानी कि किसी वर्ग के एक वस्तु की अगर जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसी वर्ग के अन्य वस्तुओं को जानने में सुविधा होती है, यानी कि उसका जो गुण रहता है वो उसी से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। 1 मिनट का समय आपको मैं देता हूँ।
अब देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये चैप्टर आपका जो है मेरे तरफ से बिल्कुल ख़त्म होता है। हर एक चीज़ मैंने आपको वो पढ़ाया है जो इस चैप्टर में है और जो ज़रूरी है और जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। कुछ एक दो टॉपिक ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, जिसमें कुछ जानने वाली बातें नहीं थी, उनको मैं स्किप कर दिया हूँ, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, लिखने का कुछ नहीं था, थ्योरीज था। जिसके पास किताब है वो आप अपने से पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं था। यानी कि मैं अगर कहूँ इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं छोड़ा गया है मेरे तरफ से और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने से रिवीजन पूरा करके रखिएगा। चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, वो आप अपने से पढ़ के रखिएगा अगर आपके पास किताब है, और जिन भी बच्चों के पास नहीं है वो किताब ले सकते हैं। मैं बता देता हूँ, पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर आपका अगला शुरू होने वाला है। जो भी आपको लेक्चर मिलेंगे, बस आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ के रखना है। मैं पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको नहीं बोल रहा, एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ के रखना है, दैट इज़ मिश्रण। वो मिश्रण है, बस उसी को पढ़ के रखिएगा, एक बार दो बार समझ के रखिएगा, ताकि मैं जब अगले लेक्चर में आके यहाँ आपको बताऊँ तो टोटली चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। आज ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है मेरी तरफ से। तो इस चैप्टर पे मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कि सुनिएगा ध्यान से कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के रखिएगा अपने से। तो चलिए, नहीं मिल रहा है, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। पढ़ के रखिएगा तब तक के लिए, और अच्छे तरीके से रिवीजन करके रखिएगा। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ के रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर पे रहिए और पढ़ते चलिए। और आपका जो अगला लेक्चर आएगा वो चैप्टर 6 का होगा। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय ऑल। ओके बच्चों, मस्त रहिए, थैंक यू, बाय बाय।